everyone, this is Kapil Yadav. Welcome back to Mr.Exponential. Today we will study about integration. लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक्स पढ़े थे. इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या सिंबल होता है, कैसे सब कुछ हमने पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के सम बेसिक फॉर्मूलाज जिनके बेस पे आप आगे वाले सम सोल्व करोगे. सो लेट्स सी द फॉर्मूलाज. देखिए सिंपली अगर आपको कभी भी x रेज टू पावर n या फिर यहाँ पे n कोई भी पावर हो सकती है, x की कोई भी पावर मिलती है, उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे. एक पावर प्लस, ऑलवेज एक पावर प्लस जितनी भी पावर है उसको एक प्लस कीजिए, डिवाइड बाई जितनी पावर आपकी आई है टोटल प्लस होने के बाद n प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट. ये कांस्टेंट हमेशा ऐड होएगा. लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ. ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ हमेशा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड करेंगे. तो देखिए कंडीशन ये है, आपकी जो पावर है ना, जो पावर है, अगर आपको पावर का इंटीग्रेशन करना है, जैसे देखिए x की पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने क्या बोला, एक पावर प्लस कीजिए, x रेज़ टू पावर 6 टोटल पावर नीचे जितनी पावर आई है और प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. लेकिन कंडीशन ये है, जिसकी पावर होती है ना, जिस क्वांटिटी की पावर होती है, इस क्वांटिटी की, ये क्वांटिटी लीनियर होनी चाहिए, तभी आप उसका पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन कर सकते हो. देखिए यहाँ पे जो ये x है ना, ये x, ये लीनियर क्वांटिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 मिल गई आपको कभी भी ऐसे और आप उसका इंटीग्रेशन करने लग जाओ और फिर ऐसे कहो कि आपने ऐसे बोला था कि पावर 1 प्लस करेंगे टोटल पावर नीचे. नहीं, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो मस्ट बी लीनियर होनी चाहिए. तब अगर उसकी पावर है, उस पावर को 1 प्लस कीजिए और टोटल पावर नीचे, फिर उसका पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन होएगा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. उसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला 1/x dx. 1/x dx अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन को क्या भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन को बोलते हैं. तो देखिए log x जो होता था हमारे पास, log x का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना दे दिया जाए तो क्या आता था, 1/x. ऑब्वियसली सभी को पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x. तो यहाँ पे इस क्वांटिटी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन वापस कौन आएगा, ऑब्वियसली log x आएगा. तो 1/x का इंटीग्रेशन कौन आएगा, log x. लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये कंसेप्ट नहीं है. देखिए आप लोग ये भी बोलेंगे कि 1/x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x रेज़ टू -1 dx, फिर इसमें एक पावर प्लस करूंगा, एक पावर प्लस कीजिए, क्योंकि पावर के हिसाब से होगा. क्योंकि आप बोलोगे थोड़ी देर पहले बताया गया था कि यहाँ पे जब लीनियर क्वांटिटी हो तो उसमें उसकी पावर को 1 प्लस कीजिए और टोटल पावर नीचे, टोटल पावर कितनी आएगी, 0. लेकिन ये चीज तो नॉट डिफाइन हो जाएगी, नॉट डिफाइन, ऐसा आप कर नहीं सकते. तो देखिए जब आपको कभी भी ऐसी चीज मिले 1/, मस्ट बी रिमेंबर, ध्यान से सुनना. देखिए अगर आपको कभी भी ऐसी क्वांटिटी मिले 1/, में कोई भी लीनियर क्वांटिटी dx, x के साथ, मतलब x की कोई भी लीनियर क्वांटिटी मिले, देन उसका इंटीग्रेशन हमेशा log में जाएगा. यहाँ पे वो क्वांटिटी आएगी. जैसे देखिए आपको 1/x मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x. क्योंकि हमने देखा पावर के हिसाब से हम कर नहीं सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे लीनियर नहीं है ना, एक पावर और इंक्रीज हो जाती है, x स्क्वायर हो जाए, देन आप उसको फिर log में नहीं कर सकते, आप उसको फिर पावर के हिसाब से ही करना. हमारा लास्ट वाला रूल सेम. लेकिन कंडीशन अगर नीचे लीनियर क्वांटिटी है ना, देन आप उसको किस में लेके जाओगे, log के अंदर, log ऑफ x प्लस c. ऐसे ही और भी लीनियर, जैसे देखो 1/, कुछ भी आ सकता है, x प्लस 4 आ गया, x प्लस 4 dx, ये भी लीनियर क्वांटिटी है, देन इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ x प्लस 4 प्लस c. ठीक है. अगर इसका स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे देखिए x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाता है, एक पावर बढ़ जाती, देन आप इसको log में नहीं ले जा सकते. सिर्फ लीनियर क्वांटिटी होगी तभी उसका इंटीग्रेशन log में जाएगा. अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर के हिसाब से होगा. पहले इसको ऊपर लेके जाओ, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2, इसकी पावर हो जाएगी -2, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप पावर के हिसाब से. आप एक पावर प्लस कीजिए, x प्लस 4 की पावर एक पावर प्लस करेंगे तो -2 + 1 और टोटल पावर नीचे
प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत जरूरी होता है जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमेशा आपके लास्ट इंटीग्रल को के सॉल्यूशन में आपको ऐड करना है। ऑलवेज आपके इंटीग्रल के साथ में आपको प्लस सी जरूर लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कब हमें ये पावर वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, कब लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना है। दोनों में कंडीशन सेम थी, जब आपके पास क्वांटिटी लीनियर हो तभी आप उसका इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक और कंसेप्ट है, देखिए ax प्लस बी रेज टू पावर एन dx, इस टाइप से इंटीग्रेशन करो तब। अभी तक मैंने देखो 1/x प्लस 4 एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल लिया था मैंने। यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको इस चीज का पता नहीं था। अब देखिए अब ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिनमें क्वांटिटी लीनियर है, पहले इंटीग्रेशन पावर के हिसाब से होगा, कर दीजिए पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन टोटल पावर प्लस सी, आपके हिसाब से इंटीग्रेशन खत्म हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक और रूल लगेगा, क्या, जो भी आपका x का कोफिशिएंट होता है ना, जो भी, वो हमेशा डिवाइड में ऑलवेज आएगा मल्टीप्लाई में। कहने का मतलब कोई भी क्वांटिटी है अगर उसमें x का कोई भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट x के साथ, जैसे देखो 3x प्लस 4 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसकी पावर 2 है, तो पहले तो पावर के हिसाब से कीजिए, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी लीनियर है, तो पहले एक पावर टोटल प्लस कीजिए 3x प्लस 4 की पावर 3 अप टू टोटल पावर 3। अब इस x का जो भी कोफिशिएंट है, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसको आप डिवाइड में लेके आइए इनटू में 3 प्लस सी, ये आपका अभी इंटीग्रेशन खत्म हुआ है कंप्लीट। ये मस्ट भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आएगा। ये इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे इंटीग्रेशन ये तो होता है कि एक पावर प्लस करनी टोटल पावर नीचे, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। ये रूल कोफिशिएंट का रूल होता है कि आपको ये कोफिशिएंट डिवाइड में लेके आना है। जैसे देखो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे उसके बारे में, देखो अभी के लिए आप इतना ही देखो, ax प्लस बी की पावर अगर लीनियर क्वांटिटी है और उसकी पावर कुछ भी है तो पहले आप पावर के हिसाब से करेंगे। फिर यहाँ पे देखो अगर ऐसे होता x प्लस 4 की पावर 3 dx, तो आप इंटीग्रेशन सिंपल कर सकते थे। लेकिन x का अगर कोई कोफिशिएंट आ जाता है ना ऐसे, जैसे माइनस एक्स प्लस 4 है, जैसे ऐसे ना हो कि ये ऐसे होता 4 माइनस एक्स होता, तब आप इसका इंटीग्रेशन करते। लीनियर क्वांटिटी है तो 4 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 3 प्लस 1 4 और टोटल पावर नीचे प्लस सी। लेकिन नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी और क्या करना है, इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज -1, वो आपको यहाँ पे सॉरी डिवाइड में लेके आना पड़ेगा। इसका कोफिशिएंट कितना चल रहा है, x का -1, उसको मल्टीप्लाई में नीचे रखना पड़ेगा। अब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है। सेम लॉग वाला फॉर्मूला, अगर आपको डिवाइड में ऐसे मिल जाए ax प्लस बी, डिवाइड में लीनियर क्वांटिटी मिल जाए, लीनियर क्वांटिटी का वही काम करना है। देखो लीनियर क्वांटिटी है, पावर 1 है तो इसको लॉग में लेके जाओगे आप। अब लॉग में लेके जाइए, लॉग ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल ये लिया था सिर्फ x प्लस 4 वाला, क्योंकि आपको इस रूल का नहीं पता था। अब सेम वही रूल चलेगा, x का अगर कभी कोफिशिएंट आता है तो उस x के कोफिशिएंट को आप इंटीग्रेशन होने के बाद डिवाइड में लेके आओगे उस क्वांटिटी के। इस पूरी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ x प्लस बी, लेकिन ax का जो कोफिशिएंट है वो भी कहां पे आएगा, डिवाइड में, सिर्फ इस क्वांटिटी के प्लस सी, ये आपका कांस्टेंट। यहां पे आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ है। उसके बाद देखिए अगर इसकी पावर इंक्रीज हो जाती है फिर ये लॉग में नहीं जाएगा, क्योंकि लॉग में सिर्फ वही जाएगा अगर डिवाइड में लीनियर फैक्टर आता है तो। अब एक पावर ज्यादा होगी, अभी किसके हिसाब से सोल्व होगा, अगेन पावर के हिसाब से, तो इसको ऊपर लेके जाइए, ax प्लस बी की पावर -2 dx, अगेन ये फिर पावर के हिसाब से सोल्व होगा, तो इसको कीजिए टोटल पावर में एक पावर प्लस -2 प्लस 1 टोटल पावर नीचे प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन खत्म? नहीं, अभी एक चीज और बचती है, इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कहां पे आएगा, मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, इसके नीचे इसका x का कोफिशिएंट ऑलवेज रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए e रेज टू x dx, a रेज टू x dx, दो फंक्शन होते हैं हमारे पास जनरली, ई तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल आइलर फंक्शन बोल सकते हैं और ए रेज टू एक्स का होता है कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट आ सकता है, एक ही जगह 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी। उसके बाद देखिए ई रेज टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हम सीखते थे, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आता था, ई रेज टू एक्स का सिंपल ई रेज टू एक्स ही होता था। यहाँ पे भी सेम ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू एक्स बस। लेकिन कंडीशन इज दैट
कंडीशन क्या है, x आपका हमेशा लीनियर होना चाहिए, तभी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो। 12th क्लास के कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, हायर मैथमेटिक्स के अंदर आपका अगर x अगर ऊपर भी रेज कर देता है ना, मतलब लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक भी हो जाता है या फिर उससे ज्यादा पावर आती है, e रेज टू एक्स क्यूब आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, ऐसे नहीं कह रहे कि इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन 12th के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटीग्रेशन तभी होगा जब आपका ये x है, ये आपको क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। ठीक है, तो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। सेम a रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a रेज टू एक्स प्लस c। खत्म? नहीं, अभी नहीं। a रेज टू एक्स का a रेज टू एक्स डिवाइड में कौन आएगा, log ऑफ a आता, तो इसके साथ भी है डिवाइड में log ऑफ e, लेकिन log e क्या होता है, एज यू नो log e क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया जाता है और ये खत्म। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्या होता है, डिवाइड में log e क्यों आया, क्योंकि आपको पता है a रेज टू एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, a रेज टू एक्स इंटू log a, मल्टीप्लाई में log a चलता था। अब इसका अगर मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं, देन वापस मेरे पास कौन आना चाहिए, a रेज टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट चलेगा साथ में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन log a कहां पे आ जाएगा, बाहर, तो log a कहां पे आ जाएगा, log a बाहर, इस log a को आप इस साइड लेके आओगे तो ये क्या आ जाएगा, a रेज टू एक्स बाई log ऑफ a। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, हमें पता है, तो a रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a रेज टू एक्स डिवाइड बाई, यहां पे जो भी क्वांटिटी है वो log के साथ, जैसे 2 रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या आएगा, 2 रेज टू एक्स एज इट इज रख दो, डिवाइड बाई में log 2 जरूर आएगा प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पे खत्म। और यहाँ पे भी वही कंडीशन, x आपका हमेशा लीनियर होना चाहिए। ठीक है, x आपका हमेशा क्या होना चाहिए, लीनियर। यहाँ पे देखिए e रेज टू एक्स का क्या आएगा, e रेज टू एक्स, x आपका लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए इस लीनियर फैक्टर को थोड़ा और ज्यादा वाई में पढ़ते हैं। देखिए ये लीनियर फैक्टर कैसे भी हो सकता है, जैसे देखिए e रेज टू 3x प्लस 4 आ जाए, अगर आपके पास ये आ जाए तब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, e रेज टू 3x प्लस 4 का, सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x ऐसे कैसे रख दो, वही सेम इंटीग्रेशन, लेकिन फिर से पीछे वाला कंसेप्ट, अब पावर में देखो x का कोएफिशिएंट जो भी है ना वो कहां पे आएगा, डिवाइड में आएगा, बस यही अलग से है प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आपका फैक्टर लीनियर है फिर भी x के साथ कोई कोएफिशिएंट आता है तो वो आपको कहां पे लेके आना है, डिवाइड में। इंटीग्रेशन का रूल हमने पीछे पढ़ा। सेम यहाँ पे अगर आपको कुछ भी 3 की पावर जैसे 4x प्लस 5 मिल जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कीजिए, सेम आएगा 3 रेज टू 4x प्लस 5 डिवाइड बाई log ऑफ 3। मैंने बताया था यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो log के साथ आएगी, यहाँ पे 2 था तो log 2 आया, यहाँ पे 3 है तो log 3 आ जाएगा प्लस c। इंटीग्रेशन खत्म? नहीं, इसका इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है। 4x का जो कोफिशिएंट है 4, वो भी कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, दैट इज 4x का कोफिशिएंट 4। अब इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए, फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ये जो नंबर मैंने डाल रखा है स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड या फिर 11th 12th मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न किए थे उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए, बिकॉज उन फॉर्मूलाज के बिना आप उनका क्या नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही अब हम इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन लर्न करेंगे, बिकॉज उनके बिना आपका इंटीग्रेशन क्या है, नॉट पॉसिबल। तो देखिए, अगर आपको कभी भी साइन फंक्शन मिलता है, साइन फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो ऑलवेज क्या आएगा, माइनस ऑफ cos x प्लस c। ऑलवेज रिमेंबर, साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ cos x प्लस c। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना, आपके लेवल पे मैथ 12th बेस्ड इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा होता है वो हमेशा लीनियर होना चाहिए। अगर ये आपको हाईएस्ट डिग्री में मिल जाता है, साइन एक्स स्क्वायर मिल गया, देन आप इसका इंटीग्रेशन इस कंसेप्ट से सोल्व नहीं कर सकते। आपको इंटीग्रेशन सिर्फ उसी का करना है जब आपका थीटा क्या हो, लीनियर। ठीक है, तभी आपका ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे डायरेक्ट, अदरवाइज आप साइन एक्स स्क्वायर है जैसे, तो इसका आप ऐसे नहीं लिख सकते माइनस cos x स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो
थीटा है वो क्या होना चाहिए, लीनियर, कुछ भी हो सकता है फिर वो। उसके बाद cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन ऑफ x प्लस सी। उल्टे हैं डिफरेंशिएशन में, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन प्लस साइन, वहां पे साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos होता है, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाकी जो बच गए उनके सेकेंड स्क्वायर x का होता है, फिर सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है, टेंजेंट x प्लस सी। उसके बाद किसका, कोसेकेंट स्क्वायर x का क्या होता है, माइनस ऑफ कोट x प्लस सी। उसके बाद सेकेंट x टेंजेंट x अगर आपको मिल जाए उसका क्या होता है, सेकेंट x प्लस सी। उसके बाद अगर आपको मिल जाए कोसेकेंट x कोट x dx, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेकेंट x प्लस सी। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं डायरेक्ट। देखिए कोसेकेंट स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोट x, ये डिफरेंशिएशन से ही आई है क्योंकि कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। तो कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि आप इंटीग्रेशन उसी क्वांटिटी का कर सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा। ठीक है, तो कोट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कोसेकेंट स्क्वायर, तो उस क्वांटिटी का ही इंटीग्रेशन डायरेक्ट कौन आएगा, कोट x आएगा। आप कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, कोट आएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है वो बात आपको पता होनी चाहिए, उसी को आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोसेकेंट स्क्वायर x जो होता है ना वो कोट का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को कौन मिलेगा, कोट x मिलेगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के डायरेक्ट, ये आपको याद करने हैं। क्या, साइन x फंक्शन का डायरेक्ट होता है, कोस का भी डायरेक्ट होता है। उसके बाद ये सेकेंड स्क्वायर का होता है, फिर टेंजेंट x। ठीक है, उसके बाद हम इनके भी डायरेक्ट पढ़ेंगे, टेंजेंट के भी, कोट के, सेकेंट के और कोसेकेंट के, इनके भी डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इनसे थोड़े से अलग है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्क्वायर x का क्या आएगा, टेंजेंट x, कोसेकेंट स्क्वायर x का क्या आएगा, माइनस कोट x। सेकेंट x टेंजेंट x अगर इकट्ठे मल्टीप्लाई में दे रखे हो, सेकेंट इंटू टेंजेंट, देन क्या आएगा, सेकेंट x। पावर देखो ध्यान रहे, सेम ऐसी चीज होनी चाहिए, थीटा भले ही कुछ और हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कुछ और होने का मतलब दोनों का तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे जैसे देखो सेकेंट 3x आपको ऐसा मिल जाए, सेकेंट 3x टेंजेंट 3x dx। अब आप पूछोगे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दोनों में थीटा लीनियर है, लेकिन होना सेम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी कोसेकेंट का और कोट का थीटा सेम होना चाहिए, तभी आप इसको माइनस कोसेकेंट x लिख सकते हैं। और x मस्ट बी लीनियर, आपकी वो क्वांटिटी, वो थीटा आपका क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद वही हमने सबसे पहले देखो पावर का रूल पढ़ा, फिर पावर के रूल के अंदर अगर उसकी पावर के रूल के अंदर फिर वो बेस का जो कोफिशिएंट वाला रूल था, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े, उससे पहले हमने लॉग फंक्शन पढ़ा। लॉग फंक्शन के साथ जो होता है उसका बेस, वो अगर फिर उसके अंदर x के कोफिशिएंट आ जाए देन कैसे करेंगे, 1/3x + 4 जैसे इसका कोफिशिएंट आ जाए उसका पढ़ा। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े, फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ऐसे उनकी पावर किस में आ जाए, लीनियर फंक्शन कोफिशिएंट के साथ आ जाए, वो पढ़ा था। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ फिर से अब थीटा में लीनियर क्वांटिटी कैसे आ जाए, कोफिशिएंट के साथ आ जाए। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा, क्या होता है, cos x माइनस cos x प्लस c होता है। लेकिन अगर ये थीटा अपना कुछ कोफिशिएंट साथ लेके चले, ऐसे 3x + 4 आ गया जैसे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम। अब साइन का इंटीग्रेशन लिख दीजिए, क्या, माइनस ऑफ कोस, थीटा वही रहेगा जो है, थीटा यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी ये है तो ये का ये लिख दीजिए 3x + 4 dx। वहां पे भी हमने ये किया था लास्ट में, इंटीग्रेशन वही लिख दो, बस लास्ट में एक चीज जाते जाते एक याद रखो कि जो कोफिशिएंट है ना उसको उठा के नीचे रख जाओ, तो जो आपका कोफिशिएंट है 3x उसको उठा के इसके नीचे रख जाओ, आपका इंटीग्रेशन dx लगा दिया मैंने, आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। बस जो कोफिशिएंट होता है उसको आप नीचे रख जाओ, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद जैसे cos x है, cos ऑफ 2 - x मिल गया आपको, लीनियर क्वांटिटी है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 - x + c। इंटीग्रेशन खत्म नहीं, आपका जो x का कोफिशिएंट है कौन, -1, वो आएगा डिवाइड में, अभी आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर थीटा कोफिशिएंट वाले मिलते हैं ना, कोफिशिएंट वाले, देन जाते जाते ये याद रखना, इंटीग्रेशन वही करना सेम, बस एक चीज याद रखना कि जो कोफिशिएंट है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में। ठीक है,
अगर आपका ये सेकंड स्क्वायर वाला मान लीजिए ऐसे सेकंड स्क्वायर 3x प्लस 4 dx ऐसे ही। अगर सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या था, सेकंड स्क्वायर x का टेंजेंट x प्लस सी, और थीटा जो यहाँ पे वही रहेगा टेंजेंट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस सी। इंटीग्रेशन खत्म नहीं, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट होता है, लेकिन अभी आपने एक रूल तो छोड़ ही दिया कि जो ये कोफिशिएंट है ना 3 ये आएगा डिवाइड में। अब आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ है, ठीक है। तो साथ में अगर थीटा के अंदर लीनियर क्वांटिटी कुछ ऐसी आती है जिसमें कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है तो उस कोफिशिएंट को आप डिवाइड में जरूर लेके आना, तब आपका इंटीग्रेशन खत्म होएगा। उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन की। क्या, अगर आपका फंक्शन है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, उस फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट आ रहा है तो आप कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, आपका इंटीग्रेशन सेम आएगा। जैसे कि 3x dx है तो आपका ये 3 कांस्टेंट आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्या आएगा 3 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक पावर प्लस एक पावर है इसकी तो एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। या फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे ही सेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है अगर आपका कांस्टेंट है साथ में मल्टीप्लाई में तो वो कांस्टेंट कहां पे आ जाता है, बाहर आ जाता है। या फिर ऐसे बोलो कि वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अगर हाँ कांस्टेंट आपका फंक्शन के साथ ना आगे अकेला आ जाए, अकेला, देन उसका इंटीग्रेशन होएगा, क्या होएगा देखो, होता तो उसका भी नहीं उस टाइम पे भी, क्योंकि अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है, देखो इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो कौन मान के चलिए x की पावर, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1 तो होता है ना ऑलवेज। अगर 1 मल्टीप्लाई में तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, x की पावर 0 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगी, नीचे टोटल पावर 1 प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 3 इंटू एक्स, मतलब 3x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन आ गया किसका, 3 का। 3 का इंटीग्रेशन क्या आ गया 3x प्लस सी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म कोई भी होती है, अगर आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, अकेले आए वो कांस्टेंट टर्म, मस्ट बी रिमेंबर, वो कांस्टेंट टर्म अगर अकेले आ रही है देन उसके साथ डायरेक्ट वो टर्म ऐड हो जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 5x प्लस सी। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आ जाएगा 7x प्लस सी। ऐसे कुछ भी है, जैसे log 3 है, log 3 का log 3 कांस्टेंट है ना, अब तो log 3 के साथ कौन ऐड हो जाएगा x, दैट इज x log 3 प्लस सी। बस जो आपका जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ना वो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाकी टर्म आप सेम रखना जो कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई में 1 तो होता ही है, और 1 को क्या लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0, और x रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x रेज टू पावर 1/1। अगर आपके दो फंक्शंस ऐसे हैं f(x1 प्लस f(x2), ऐसे हैं आपके दो फंक्शंस, उनको आपका इंटीग्रेशन करना है, दोनों प्लस में चल रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन दोनों का इंडिविजुअल कर सकते हो अलग अलग। ये इंटीग्रेशन ये समेशन अंदर चला जाएगा, f(x1 dx) इसका अलग से हो जाएगा, प्लस f(x2 dx) इसका अलग से हो जाएगा। मतलब दोनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग प्रोसीड कर सकते हो। सॉरी x1 का मतलब नहीं है, अगर फंक्शन अलग अलग f1x आएगा, यहाँ पे f2x आएगा, f1x प्लस f2x, मतलब आपके फंक्शन अलग अलग है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसे है 3x प्लस 4x 5 dx, तो आप इस इंटीग्रेशन को इसके साथ अलग 3x dx प्लस 4x रेज टू 5 dx, ऐसे ऐसे दोनों इंटीग्रेशन, सॉरी इस इंटीग्रेशन को आप दोनों के साथ अलग अलग लगा सकते हो, फिर आप इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लीनियर प्रॉपर्टी। जो आपका ऑपरेटर है वो दोनों के साथ अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। ऑपरेटर कौन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन f1 के साथ अलग, f2 के साथ अलग। यहाँ पे अब उनका फिर से वही रूल लगा दो, पावर वाला, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर 1 प्लस टोटल पावर नीचे, ऐसे आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। sin 2x प्लस cos 2x है, sin 2x प्लस cos 2x dx, ये है आपका सम। सबसे पहले जब भी आप इंटीग्रेशन सोल्व करते हो तो आप अपने इंटीग्रेशन को नाम देके चलना, इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को नाम दीजिए i इक्वल्स टू, बिकॉज ये इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू हो जाएगा, आप इसको नाम देके चलना i इक्वल्स टू sin 2x प्लस cos 2x dx, फिर इसको सोल्व करना। i का मतलब जो आपका इंटीग्रल आएगा वो आपने मानना है, ठीक है।
सबसे पहले आप इस इंटीग्रेशन के सम को अलग अलग दोनों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। sin 2x dx प्लस cos 2x dx। मस्ट बी रिमेंबर दैट जो आपका इंटीग्रेशन का सिंबल आपने जिसके साथ लगाया उसके साथ dx लगाना जरूर है, क्योंकि इसके बिना आप इंटीग्रेशन आपका अधूरा है। आप जो यहाँ पे लगा रहे हो dx लगा रहे हो, dy लगा रहे हो, dz लगा रहे हो, इसका मतलब है आप इसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। जो आपका फंक्शन है उसका आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो dx को अलग अलग दोनों के साथ लगाना ना भूलें। तो देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin का इंटीग्रेशन सबसे पहले हमने अभी अभी फॉर्मूले रीड किए थे, sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos 2x, जो थीटा है वो सेम रख दीजिए, ठीक है, और डिवाइड में जो कोफिशिएंट होता है x का वो कौन 2, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin ऑफ 2x, हमने फॉर्मूला रीड किया था cos का इंटीग्रेशन sin, उसके बाद में थीटा को देखिए, थीटा का जो कोफिशिएंट है 2 वो कहां पे आएगा डिवाइड में, प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।